गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमें इंडेक्स नंबर का रिवीजन करना है। चैप्टर नंबर को भी कंप्लीट कर चुके हैं और बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ इंडेक्स नंबर का रिवीजन। बच्चों वो कह रहा है कि हम फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी में जी रहे हैं आज के टाइम, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा डायनेमिक है। मतलब चीजें बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो चेंज होते हैं इकोनॉमी में उनका अपना इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, इनकम के ऊपर, के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन चेंजेस का बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत सारी वैल्यूज जो चेंज होती है हम उन्हें जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई इसमें कितना चेंज हुआ। कई बार हमारा खुद का मोटिव होता है, पर्सनली देश के लिए क्या इंडिविजुअल हमारा motive, हमें ये पता लगाना है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो कितना बढ़ गई। अब हमें और देश के लिए ये निकाला जा सकता है देश में परसेंट से बढ़ रही है या बढ़ते जा रही है वो ट्रेंड। जो चेंजेस होते हैं हम उन चेंजेस को जानने की चेंज कितना हुआ है ना, जो एक टाइम के दौरान हुआ, पीरियड के दौरान जो चेंजेस हुए उनको हम जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है ना, जो चेंजेस किस में होते हैं, कंजप्शन में होते हैं, एक्सपोर्ट में चेंज होते हैं, इंपोर्ट में चेंज, कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो चेंजेस होते हैं, नेशनल इनकम में, एक्सीडेंट पहले कितने, क्राइम कितना बढ़ रहा है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज, वेदर वो डिजायरेबल एक्टिविटीज हो या अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। मतलब डिजायरेबल वो एक्टिविटीज जिनको हम चाहते हैं, अनडिजायरेबल जैसे कि क्राइम का बढ़ना तो ये अनडिजायरेबल है, एक्सीडेंट का बढ़ना ये क्या है, अनडिजायरेबल। तो ऐसे तमाम डिजायरेबल और अनडिजायरेबल एक्टिविटीज पे कितना हुआ वो हम जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं हमेशा। इंडेक्स नंबर आपका वही पर्पस पूरा करती है। इंडेक्स नंबर में चीज कितना हुआ है टाइम पीरियड के दौरान वो मेजर करके बताता है। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल हुआ बच्चों, ये स्टैटिस्टिकल डिवाइस आप उसे बोल सकते हो, जो किसमें हेल्प करता है, जो चेंज हुआ है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने में हेल्प करता है वेरिएबल के एक टाइम पीरियड के। ठीक है ना। इंडेक्स नंबर जो चेंजेस को मेजर करता है वो टाइम के रेस्पेक्ट करता है और ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम क्या कर सकते हैं उसे मेजर कर सकते हैं। मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन तो बच्चों को जो बेस पीरियड है हमारा वो जो करंट पीरियड है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या, एक एरिया से दूसरे एरिया का हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे दिल्ली की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो ये सुन लो। अच्छा, आगे बोल रहे हैं इंडेक्स नंबर को बैरोमीटर भी बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बिकॉज़ इससे हम ना इकोनॉमी में होने वाले जो चेंजेस है, जिनसे इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ता है उनको मेजर करते हैं। यानी कि इकोनॉमी की पल्स को, जो पल्स कम ज्यादा होती है, जिनका इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, उनको हम मेजर कर सकते हैं, बोलते हैं पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इंडेक्स नंबर को हम किसमें मेजर करते हैं, तो परसेंटेज में। और ऐसा क्यों, बिकॉज़ सारे बच्चों ने देखा चैप्टर पढ़ चुके हैं कि जो भी हम फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं इंडेक्स नंबर को, पास्कल का हो, वेदर वो हाशिर का हो, वेदर वो आपका फिशर का मेथड हो, कोई भी मेथड हो, चाहे आपने क्वांटिटी इंडेक्स निकाला हो, इंडस्ट्रियल इंडेक्स निकाला हो, परचेज निकाला हो, रिटेल निकाला हो, कंज्यूमर, कुछ भी वेदर कुछ भी निकाला हो, सारी चीजों में एक चीज कॉमन रहती है कि बच्चों सारे फॉर्मूला में कि हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, यानी कि उसे परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना। अब वापस से देखते हैं बच्चों, अभी मैं बीच में छुड़वाऊंगा कि बिल्कुल फ्लो में आपको रिवीजन कराऊंगा। एक बैच में मैंने ये बाद में पढ़ा है, अभी तो समझ सकते हो बिकॉज़ पूरा चैप्टर पढ़ के आया। जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर प्रॉब्लम्स काउंटर करनी पड़ती है, वो यहाँ पे है। सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम आएगी कि आपको जो इंडेक्स नंबर जो निकाल रहे हो आप, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अगर आपको पर्पस नहीं पता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, और वो तुम्हारा जो पर्पस है, जो तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो तुम मेथड यूज कर रहे हो, वो तुम्हारे पर्पस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें यही नहीं पता चल रहा तो प्रॉब्लम आएगी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट। और जो आप इंडेक्स नंबर भले ही सही निकाल दोगे, लेकिन वो आपके पर्पस से मैच नहीं होएगी तो प्रॉब्लम आएगी, उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना, फॉल्स रिजल्ट मिलेंगे, आपको ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी। तो आपको पर्पस पता होगा, क्योंकि हर एक, जब आपका आपको आपका पर्पस पता होगा
और आपने ये अच्छे से पढ़ा है कि किस फॉर्मूले को कब यूज करते, कैसे यूज करते, उसका मतलब क्या है। जब उसका तुमने मतलब जाना है और तुम अपना पर्पस देखोगे, और जो भी चीज तुम्हारे, जो भी फॉर्मूला तुम्हारे होगा तो रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज यहाँ पे क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। तो प्रॉब्लम यही है कि हमें पर्पस का पता होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। आपको जो बेस ईयर है वो बहुत केयरफुली क्या करना है, सेलेक्ट करना है। बिकॉज अगर आपने बेस ईयर ऐसा ले लिया जिसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमी में क्या हुए, फ्लक्चुएशन हुए, इकोनॉमी बहुत ज्यादा अप डाउन हुई है, तो उस केस में आपको ट्रू पिक्चर नहीं पता चल पाएगी। तो आपको बेस ईयर एक ऐसा सेलेक्ट करना है जो पूरे साल भर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ना हुई हो, वेदर वो अपसाइड और डाउन साइड, यानी कि इकोनॉमी ने नॉर्मली क्या किया हो, की हो, है ना। तो बेस ईयर आपको ऐसे लेना है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। आपको ये क्या करना है बच्चों, डिसाइड करना है कि आपको डेटा कहाँ से उठाना है, कहाँ से लेना है। अगर आपने सोर्स ही गलत क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो फिर भले ही आप, आपका पर्पस भी सही हो, आपने बेस ईयर भी सही लिया हो, तो उसकी कोई रेलेवेंसी रह नहीं जाती, बिकॉज जो आपने डेटा लिया है वो डेटा ही क्या है, गलत है। ठीक है ना। ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अब बच्चों हुआ यूं कि आप यहाँ पे आने वाले थे, टाइम से आने वाले थे, मैं पढ़ाने वाला था आपको, रास्ते में कोई तो एक बच्चे ने मुझे कि क्या है झूठ, है ना, और उसने तुम्हारे से झूठ बोल दिया, तुम अपने घर चले गए। आप मुझे बताओ, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स था वो ऑथेंटिक था या नहीं था, अनलेस एंड अनटिल मैं टेलीग्राम पे ना डालूं। ये सुनो, अगर मैंने टेलीग्राम पे डाला तो ऑथेंटिक है, लेकिन अदरवाइज अगर आपको किसी और से क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसमें झूठ बोले तो लॉस हो गया। तुम भले ही तुम टाइम पे आ रहे थे, कुछ भी कर रहे हो, हाँ, तुम्हारे अंदर दिल थी कि आज तो हम रिवीजन करेंगे टेक्स्ट नंबर, उसको कोई मायने नहीं रह जाते, बिकॉज तुम्हारा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो क्या था। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि आपको सोर्स अच्छे से सेलेक्ट करके रहना चाहिए, जो ऑथेंटिक हो, जो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। ऐसे ऐसी जगह से आपको क्या लेना चाहिए, डेटा लेना चाहिए। नेक्स्ट ओपन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, और आपको लास्ट की मैंने पेपर वाले में भी आपको फॉर्मूला भी क्या करते रहना चाहिए, सही से सेलेक्ट करते रहना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस किस में यूज होता है, उसका मतलब क्या है ना। और जब आप उसे यूज करोगे तभी आपका पर्पस पूरा होगा। तो ये वाली हेडिंग को आप ए वाली हेडिंग से कनेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों चार प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम, एक तो पर्पस पता होना चाहिए, पर्पस नहीं पता तो मिल जाएगी। दूसरा, बेस ईयर अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए। तीसरा, सोर्स ऑफ डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। फोर्थ वन इज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। बात करते हैं इंडेक्स नंबर कितने टाइप की होती है। इंडेक्स नंबर बस यहाँ पे तीन टाइप की लिखी हुई है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स। बात करें अगर प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो प्राइस इंडेक्स दो टाइप की होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स। फिर तुम और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे तो मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं रिटेल प्राइस इंडेक्स का भी एक बच्चा होता है, स्पेशल बच्चा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। यस और नो। तो क्वांटिटी और वैल्यू उधर वो साइड में बच्चे नहीं है। अब अगर हम बात करें किसकी, प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स नंबर सारे बच्चों को पता है कि वो चेंज को मेजर करता है। और क्योंकि ये क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इसमें किसकी चेंज को मेजर करता है, प्राइस की चेंज को मेजर करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है। ठीक है ना। वो चीज आ गई यहाँ पे। यहाँ पे ना जो अलग अलग कमोडिटीज होती है, अलग अलग कमोडिटीज का हम एक सिंगल नंबर निकालते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी कमोडिटी, उनको हम क्या करके उनमें स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगा करके, जो भी स्पेसिफाइड है हमने पढ़े, तो भी करा, तो वो स्पेसिफाइड क्या लगा करके, ऑपरेशन लगा करके हम सिंगल वैल्यू निकाल के लेके आते हैं, जिससे हम ये बताते हैं कि चेंजेस प्राइस में कितना हुआ है। ठीक है ना। तो वो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। जो ये होती है प्राइस इंडेक्स नंबर, वो दो टाइप की होती है, का रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो वो कह रहा है कि ये क्या है, ये जनरल प्राइस लेवल जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ आइटम्स, इसके ग्रुप ऑफ आइटम, मैंने कल भी पढ़ा, बता रहा था मैं आपको, इवन परसों भी पढ़ाया, परसों डे में पढ़ा, मैंने उनके बारे में बताया कि जो चीजें कैसे मार्केट में कैसे डीलिंग होती है, जिनमें जिनमें बल्क क्वांटिटी में क्या होती है, डीलिंग होती है, उनके प्राइसेस को हम यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल बताते हैं।
ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन एज अ होल। और ये कौन सी आइटम्स है यहाँ पे तो बहुत अच्छे से बताया नहीं, लेकिन जब मैंने आपको बाद में पढ़ाया तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था कि कौन सी वाली आइटम्स है, कि वो वाली डीलिंग बल्क में बड़ी क्वांटिटी में डीलिंग होती है ना। इंडिया में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो बिजनेस पॉलिसीज फ्रेम करने के यूज किया जाता है। और ये इंडिकेटर होता है किसका, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का। दूसरा आपका वन मार्कर सवाल है ऊपर का, बैरोमीटर किसे बोलते हैं, ये है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, किससे पता चलता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट बात करें रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो ये प्राइस में कौन से प्राइस में, रिटेल प्राइस में कितना चेंज आया है उसको मेजर करता है। और सीपीआई इसकी स्पेशल टाइप की क्या होती है, रिटेल प्राइस इंडेक्स होती है, वो हम चैप्टर के लेटर पेज में देखेंगे, है ना। अभी बात कर रहे थे किसकी, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की। तीन तरह की इंडेक्स नंबर होती है, प्राइस जिसके जिसके बारे में हम देख चुके हैं, उसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ना है। क्वांटिटी को यहीं पे पढ़ लेते हैं, एक होती है वैल्यू, उसको अभी ये दोनों को, क्वांटिटी को वैल्यू को इधर ही सॉल्व करेंगे। जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होते हैं, सिंपल सी बात है, ये इसको किसके चेंज को मेजर करती है, क्वांटिटी के चेंज को मेजर करती है। क्वांटिटी किस चीज की हो सकती है, कंजम्पशन की हो सकती है, प्रोड्यूसर के एंड ऑफ प्रोडक्शन की हो सकती है, तो यस और नो। अगर सेलर के ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सेलिंग हो सकती है, यूनिट उसने बेच दी है और इस बार कितनी बेची है, तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। जो फिजिकल आउटपुट का जो लेवल होता है इकोनॉमी में, उसको उसको स्टडी कर सकते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की हेल्प से, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। कॉस्ट क्वांटिटी इसका ही रिप्रेजेंटेटिव होता है वॉल्यूम का, कि हम कितने वॉल्यूम से क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके बच्चे चार मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, लास्पियर मेथड, हार्शे मेथड और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। सारे बच्चों को पता, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा q1 अपॉन सिग्मा q0 इनटू 100। जितनी भी क्वांटिटी देख रखिएगा आपको अलग अलग प्रोडक्ट की, उन सारी क्वांटिटी को, बेस ईयर की क्वांटिटी को और करंट ईयर की क्वांटिटी को अलग अलग कर लेंगे, कम कर लेंगे, और जो करंट ईयर की क्वांटिटी का टोटल है उसको बेस ईयर की क्वांटिटी के टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो q01 आ जाएगी आपकी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और ये होता है सिंपल एग्रीगेटिव में। नेक्स्ट है बच्चों लेफ्ट ईयर मेथड। लेफ्ट ईयर क्या बोलता है, निकालेंगे तो जैसे सिंपल एग्रीगेटिव होता है, करेंगे तो फंडा तो वही है भाई, ऊपर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करंट ईयर को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किससे, बेस ईयर से, तो ऊपर में तो करंट रहेगी क्वांटिटी, नीचे में बेस रहेगी, लेकिन वो कहते हैं वेट दे दो, क्या दे दो, वेट। वेट किसका वेट दे दो, प्राइस का वेट दे दो, लेकिन कौन से प्राइस का वेट दो, बेस ईयर के प्राइस का मल्टीप्लाई का ऊपर भी और नीचे भी हम क्या कर देते हैं, p0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर ऐसा इतना आसान नहीं है कि वो p0 का बस इकट्ठा कर दोगे, नहीं नहीं, जो अलग अलग उसकी क्वांटिटी है, अलग अलग कमोडिटी की क्वांटिटी है, उनमें आप क्या करोगे, बेस ईयर के प्राइस का वेट दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन फाइनली क्या करोगे, सिग्मा सबसे बाद में करोगे, यस और नो। और फार्मूला अप्लाई कर दोगे, q01 इज इक्वल टू सिग्मा p1, सॉरी क्योंकि क्वांटिटी निकालना है, सिग्मा q1 p0 अपॉन सिग्मा q0 p0 मल्टीप्लाई बाय 100। जबकि पाशे बोलता है कि ठीक है ना, पाशे नहीं है, हम आगे आगे मतलब करंट ईयर का क्या देंगे, हम वेट देंगे, तो उसने सेम एज ऊपर वाले ने तो क्या दिया था, लास्ट ईयर में तो बेस ईयर के प्राइस का वेट दिया था क्वांटिटी में, यहाँ पे क्योंकि निकाल तो क्वांटिटी रही है, तो करंट ईयर के प्राइस के वेट देंगे और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आपके सामने, ये फॉर्मूला क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, q01 इज इक्वल टू सिग्मा q1 p1 अपॉन सिग्मा q0 p1 मल्टीप्लाई बाय 100। कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं फिशर की। फिशर करना तेरी ना मेरी, है ना, दोनों का इफेक्ट ले लेते हैं, इसका लास्ट ईयर का भी और फास्ट ईयर का भी। देखो पहले वाला जो राउंड सर्कल है वो किसका फॉर्मूला है, लास्ट ईयर का। जो दूसरे वाला है वो फास्ट ईयर का है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हमें तो एक ही बार लेना है, तो वो स्क्वायर के इफेक्ट को हटाने के लिए क्या किया उसने, अंडर रूट किया, और क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100 कर दिया। एक टाइप से आप ये मान के चलो कि यहाँ पे क्या निकालते हैं अपन लोग, ज्योमेट्रिक मीन टाइप से निकालते हैं ज्योमेट्रिक, ठीक है ना। बात करेंगे किसकी, वैल्यू इंडेक्स नंबर की। हम क्या पढ़ चुके हैं, प्राइस के बारे में हल्का सा बताया मैंने आपको, क्वांटिटी फुल फ्लेज पढ़ लिया। वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू कैसे निकलती है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके वैल्यू निकलती है, और उस वैल्यू में कितना चेंज आया है। तो वैल्यू में जब हम चेंज निकालते हैं तो वैल्यू का जो चेंज होता है वो प्राइस की वजह से हो सकता है और क्वांटिटी की वजह से भी हो सकता है, तो बस उसी को निकालना है कि उसमें कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसे बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर, और वही टाइम पीरियड रहता है।
है ना। और वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट होती है किसकी, प्राइस की और क्वांटिटी की। बता चुका हूं, फॉर्मूला लिखा है इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1, यानी कि करंट ईयर के प्राइस कितने हैं और करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय सिग्मा किसका है, P0 Q0, यानी कि पिछले साल में कितना खर्चा हो रहा था बेस ईयर में और इस साल कितना खर्चा हो रहा है, कितना चेंज आया है वो ये बता दे। P इज इक्वल टू, फिर समझो। बात करें बच्चों किसकी, अब मेथड पढ़ते हैं किसके, प्राइस इंडेक्स नंबर के मेथड। अभी तक ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर पढ़ा इंडेक्स नंबर के टाइप, अभी पढ़ रहे प्राइस इंडेक्स नंबर के मेथड, कि प्राइस इंडेक्स नंबर को कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों दो मेथड होते हैं, एक तो अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर जिसको बोला जाता है, दूसरा होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। एक होता है अनवेटेड, दूसरा होता है वेटेड। दोनों के दो दो मेथड होते हैं, पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसका रहेगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसका होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसका होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है ना। और चारों की हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और जो बच्चों आपका इतना सबका ख्याल रखिएगा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है कि फर्दर कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, क्लास ईयर, एक पास है और एक फिशर आइडिया। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको बता दिया बोल करके, अब आगे आ जाते हैं किससे, अनवेटेड पे। अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर क्या बोलती है कि सबका क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस, वेट देंगे हमको, इक्वल वेट देंगे, चाहे वेट अगर देने बोलेगा तो सबका वेट बोल रहेगा, अगर नहीं दिया ना वेट तो भी मतलब क्या है, जब नहीं दिया तो सबका वेट क्या है, भाई सबके में मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो ना, तो यही तो नंबर रहेगा। वेट क्या है, सबका इक्वल है। और उसमें क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, बहुत सिंपल, बहुत आसान मेथड के ऊपर हमने क्वांटिटी नंबर निकाला था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। ऐसे हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का। फॉर्मूला होता है P01 is equal to sigma P1 upon sigma P0 multiplied by 100, ठीक है ना। बेस ईयर के प्राइस, और उन्हें हम क्या कर रहे हैं, वाले को कंपेयर कर रहे हैं किससे, बेस से, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसके बच्चों कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं। वो आपको P0 देके रखेगा, P1 देके रखेगा, उसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, एंड अप्लाई गेट द आंसर। क्लियर हो लो, आगे चल सकते हैं क्या। वो देखो इंग्लिश, फालतू की इंग्लिश लिखी हुई है, P01 ये है, सिग्मा P1 ये है, और सिग्मा तो ये है ना। तो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी किया था, थर्ड भी किया था। फिर आ जाते हैं बच्चों सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, नाम से ही डिफाइंड है simple average of price relative method. First of all, you have to calculate the price relative, then you have to average out the price relative. This is called as simple average of price relative method. How can you calculate price relative? Price relative can be calculated for the individual items separately. That is P1 upon P0 into 100. P1 upon P0 into 100. P1 upon P0 into 100. जितने भी पॉइंट, सॉरी, जितने भी कमोडिटी वो देके रखेगा सबका प्राइस रिलेटिव आप निकाल लीजिएगा, और वो प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद उसका टोटल कर लीजिएगा, ना सिग्मा कर दीजिएगा, और जितने भी कमोडिटीज है उनसे उसका सिंपल एवरेज यानी कि डिवाइडेड बाय n कर दो। तो फॉर्मूला बनता है बच्चों हमारा क्या, P01 इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा बाहर है, अंदर क्या करना है आपको, P1 अपॉन P0 इनटू 100 और होल के डिवाइड, ये उसके क्या है, कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं। कमोडिटी देके रखी है आपको ए बी सी डी, P0 P1। अब यहाँ पे इकट्ठा नहीं करेंगे नीचे, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम नहीं करेंगे, करना कहाँ पे है, वो बगल में देखो साइड में, हर एक का क्या निकालना है, P1 अपॉन P0 into 100 और उनका टोटल करना है, उसका करना है यहाँ पे जाओ, उसका सिंपल एवरेज निकालना है। दैट्स व्हाई तो प्राइस रिलेटिव मेथड। क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4 5। बात करते बच्चों, हमने दोनों कर लिए अनवेटेड के, अनवेटेड के दोनों कर लिए सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है ना। अब बात करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर की, जहां पे हर एक आइटम के जो वेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इक्वल वेट नहीं होते। जैसे बच्चों आपके भी, आपकी जिंदगी में करते हो ऐसा कि आपके जो सब्जेक्ट है ना, कभी बोलते हैं आप हमारी मेन सब्जेक्ट है, वो बात अलग है, आप ये बोलते हैं कि उनका पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन वेटेज ज्यादा है ना, अकाउंटेंसी की वेटेज ज्यादा है, उनको इंसान ज्यादा टाइम अलाउट करता है ना। इकोनॉमिक्स की इज्जत क्या है ज्यादा, बिजनेस की इज्जत क्या है ज्यादा, उसके बाद फिर इज्जत आती है तो किसकी इज्जत आती है, इंग्लिश की इज्जत आती है। बाकी इंसान उधर एक साइड में बॉक्स में डाल के रखता है किसको, फाइन आर्ट को, फिजिकल को, बाकी आईटी ओपी जो भी रहता है, ठीक है ना, उनको इधर वेटेज क्या है, अलग अलग है। ये सुनो, उस केस में सुनो ना, उस केस में सिंपल क्या निकालोगे, अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकालोगे तो अकाउंट्स बिजनेस ई को बुरा मान जाएंगे,
वो नाराज हो जाएंगे, उन्हें ज्यादा इज्जत देने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्हें, जो बाकी जो बच्चे हैं, उन्हें इज्जत देने, उन्हें इज्जत देने का, लेकिन इनको अकॉर्डिंगली ज्यादा इज्जत देने का, बिकॉज ये मेन सब्जेक्ट है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा है। जिस प्रकार आम जिंदगी में रिश्तेदारी में जीजा जी की और फूफा जी की इज्जत क्या होती है, ज्यादा होती है। हाँ जी, जो शिवांशी, फूफा जी की इज्जत ज्यादा होती है कि नहीं होती है, होती कि नहीं होती है, बिल्कुल फूफा जी की इज्जत ज्यादा होती है, और साथ में जीजा जी की इज्जत क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती है, बाकी उनको एक छपरी वपरी है तो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ समझा क्या। बाकी अगर उनको भी कभी करके देखना, फूफा जी को जीजा जी को सेम इज्जत फरमाना जो बाकी मेहमानों को। बेटा अगर शादी ब्याह के घर में आए छोड़ के भाग जाएंगे तो मनाना पड़ जाएगा, इसमें सिंपल आपको इंडेक्स नंबर काम में नहीं आएगी, कौन काम में आएगी, मतलब ऐसे मजाक मजाक में रिलेट करके बता रहा हूँ। तुम अब ये मत पूछते थे वैसे उसमें इंडेक्स नंबर कैसे निकाल देंगे, अब उनमें कोई चेंज कोई ना करेंगे, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको रिलेट करके, है ना। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में पहला है बच्चों वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। कौन सा मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। यहाँ पे अपने को क्या देने होते हैं बच्चों, वेट देने होते हैं, और वेट देने के यहाँ पे तीन तरीके हैं, रास्पियर का तरीका है, पाशे का तरीका है, और फिशर का तरीका है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। क्या कि निकालेंगे तो वैसे ही जैसे निकलती है कि करंट ईयर को डिवाइड करेंगे बेस ईयर से, लेकिन लास्ट ईयर बोल रहे हैं कि किसका वेट देने का, बेस ईयर की, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वेट बेस ईयर का किसका देंगे, क्वांटिटी का वेट देंगे। अच्छा बात करते हैं अगर किसकी, पाशे की, तो पाशे उसका वो बोल रहे हैं कि पाशे काम पे मत जाना, काम पे जाओ, वो बोल रहे हैं करंट ईयर का क्या देने का है, वेट देने का, क्योंकि प्राइस निकाल रहे हैं तो करंट ईयर की क्वांटिटी का वेट देने का है। और फिशर बोल रहा है न तेरी न मेरी, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दूंगा मैं, परसेंटेज में क्या कर दूंगा, एक्सप्रेस कर दूंगा। तो बच्चों ये तीनों के फॉर्मूला होते हैं। लास्ट ईयर ने 1871 में क्या दिया, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स दिया आपका, जहाँ पे वेट दिए जाते हैं जिसके क्वांटिटी के, वो भी बेस ईयर, ठीक है ना। अच्छा फिर वो ये देख लेना है वो क्या है, बाकी सब बच्चों को पता है, रिवीजन बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं होती। तो ये फॉर्मूला हो गया P01 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, सिग्मा, सिग्मा P1 इनटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 इनटू Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये उसके स्टेप्स है, सारे बच्चों को पता है। पाशे, ये जर्मन स्टैटिस्टिशियन था पाशे, इसने कहा मैं 3 साल बाद, इसको ऐसे इसकी क्या मजाक रखी हुई है ना, कि मेरे को भी पीछे नहीं रहने का है, साल ऑलरेडी पीछे हूं। तो 1874 में इसने क्या दिया, इसने मेथड से जहां पे इसने वेट करंट वेट देने की बात की। और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, P01 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तुम बोलोगे ना मुझे तुम्हें फॉर्मूले याद है, मेरे माइंड में पता ही चलता रहता है उसमें क्या बोला, मैं ही बना के बोलता रहता हूं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उन्हें रटिएगा मत, है ना, क्योंकि रटोगे तो जस्ट 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन वापस से भूल जाओगे, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये याद है कि कौन सा वेट देने बोला, तो लाइफ लॉन्ग याद रह जाएगी चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों ये इसके स्टेप्स है, आप स्टेप्स देख सकते हो यहाँ पे, वो P0 P1 और Q1 जो भी देके रखेगा। आपको तो क्या चाहिए, ऊपर में तो क्या चाहिए, P1 और Q1 चाहिए, नीचे में क्या चाहिए, P0 और Q1 चाहिए, तो बस वो निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल करके फॉर्मूला में पुट करके आंसर आ जाएगा। फिशर आइडियल मेथड क्या होता है, ये आइडियल मेथड है, वही अगेन ज्योमेट्रिक मीन निकालता है। क्या निकालता है, ज्योमेट्रिक मीन, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक का इंपैक्ट पता करता है, अंडर रूट करके मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर एक्सप्रेसिंग द ओवरऑल एक्सप्रेशन इनटू द परसेंटेज, ठीक है ना। चलो इसका नाम क्या था, प्रोफेसर इरविंग फिशर, क्या था। और आइडियल ये अपने आप को क्या बोलता है, आइडियल, है ना, मतलब चाहे तो इसने अपने आप बोला कि आइडियल इंडेक्स है, आइडियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों का इफेक्ट आ गया, ठीक है। ये उसके बच्चों क्या है, स्टेप्स आप देख लेना, क्वेश्चंस किए थे ये, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। देन बात करते हैं किसकी, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की। इसमें बच्चों एक खास बात होती है कि यहाँ पे जो वेट होता है ना, वेट देता नहीं है, वेट अपने को निकालना पड़ता है। नाम से डिफाइंड है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द जो आपने आइडेंटिफाइड वो है प्राइस रिलेटिव, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द वेट, ठीक है ना। उसकी क्या करनी होगी आपको, मल्टीप्लाई करनी होगी, वेट भी करनी होगी मल्टीप्लाई, देन जो वेट आया और जो मल्टीप्लाई होकर के जो एक्सप्रेशन आया उसको क्या कीजिएगा, टोटल कीजिएगा, और उसको क्या कीजिएगा, फिर वेट के टोटल से क्या कीजिएगा बेटा, डिवाइड कीजिएगा। देखो सिंपल n से डिवाइड नहीं करने का, बिकॉज ये सिंपल एवरेज नहीं है, वेटेड एवरेज है, तो जो वेट का टोटल आएगा, और वेट कैसे निकालेंगे अपन लोग, P0 Q0 करके
खबरदार क्वेश्चन में वो देख के नहीं रखेगा, आपको क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है ना। जब बेटा हम किसकी बात करते हैं, आगे चल के इंडस्ट्रियल इंडेक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो इंडस्ट्रियल इंडेक्स में ज्यादा नहीं है वेट निकालने का, उधर तो वेट देके रखता है पहले, बाकी सारा होता है इंडस्ट्रियल इंडेक्स को निकालने में। ठीक है ना। और फॉर्मूला होता है बच्चों इसका क्या, P01 इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, वेयर R इज द रिलेटिव होता है, प्राइस रिलेटिव, एंड W स्टैंड फॉर वेट, है ना। वेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, वेट का टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 हमने इसके लिए किया था। और बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स, बिकॉज़ हर एक इंसान का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो सेम नहीं है। चलो सेम मान भी ले, अगर उसका कंजम्पशन पैटर्न सेम मान भी ले, तो हर एक कंज्यूमर की बास्केट में सेम क्वांटिटी नहीं है। तो दैट हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर सोसाइटी क्या करनी हो सकती है, इंडेक्स नंबर निकालनी हो सकती है। और अगर हम क्या निकालते हैं, जनरल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, वो जो रिटेल प्राइस होती है जो सबके लिए होती है, तो वो एब्सर्ड रिजल्ट देगी। शायद उसके केस में, वो किसी पर्टिकुलर बंदे के केस में, पर्टिकुलर सोसाइटी के केस में, पर्टिकुलर ग्रुप के केस में वो क्या ना दे, ट्रू पिक्चर ना शो करे। यस और नो, तो उस केस में हमें सीपीआई निकालनी होती है। यस और नो, जो सीपीआई होती है वो एवरेज प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है कि कौन जो कमोडिटी की कॉस्ट है उसमें कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बशर्ते आपको शब्द ध्यान रखने होंगे, बाय क्लास ऑफ पीपल, एक क्लास के लोगों के लिए निकालते हैं हम, ठीक है ना। सो दैट दे कैन मेंटेन द सेम ऑफ लिविंग इन द करंट ईयर एज इन द प्रीवियस ईयर, ताकि वो आज के दिन वही स्टैंडर्ड एंजॉय कर सके जो बेस ईयर में। इससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि उन्हें करंट कैसे कमाना पड़ेगा। ठीक है ना। और इसको जो हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है, वो जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, वो करंट इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, वो उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज़ जो इंडेक्स नंबर है, जो जनरल इंडेक्स नंबर है, वो क्या करता है, वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा अलग अलग लोगों के लिए। बिकॉज़ मैं जैसे कि बोल ही चुका हूं आपको, वो जो शुरू के दो मतलब इधर दूसरे और तीसरे है, वो ये लिखा है क्योंकि सारे लोग एक जैसा कंजप्शन नहीं करते, उनकी क्वांटिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, मुकेश अंबानी का, बाकी अपन लोगों का, क्या ना, सेफ और नो, उनका कंजप्शन पैटर्न हमारा कंजप्शन है अलग। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। फिर वो बोल रहे हैं कि जो सीपीआई है वो सेम क्लास ऑफ लोगों की क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, वो भी प्लेस टू प्लेस। मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस का तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे भाई वो भी वर्ल्ड के टॉप में आते हैं, दोनों ही टॉप 10 में आते हैं, किसमें आते हैं, जान दो। अडानी साहब का और जेफ बेजोस का तो कर सकते हैं कि उसने तो एक बार वो टॉप 1 को भी छू के आया ना, वो वाला लेवल, वर्ल्ड में जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ये सुनो, अभी तुम देखो, अब दोनों का कंपेयर, दोनों को हम एक माफिक मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अडानी साहब की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और जेफ बेजोस की है, वो क्या हो सकती है, वो तो सेम क्लास के, तभी की अलग अलग हो सकती है। क्यों, बिकॉज दोनों की जो रिसाइडिंग लोकेशन है वो क्या है, अलग अलग है। वो उधर किधर रहता है, यूएसए में रहता है, इधर कॉस्ट ऑफ लिविंग एरिया टू एरिया भी क्या करती है, डिफर करती है, ऐसा इस वाले बुलेट ने बोला। ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। नमन भैया फिर इसमें क्या फर्क हुआ, इससे तो ये भी बोलते हैं रिटेल, बोला ना, मैंने बोला कि स्पेशल टाइप की क्या होती है, रिटेल प्राइस इंडेक्स होती है, वो सबको कवर करती है, स्पेसिफिक को कवर करती है। इसको भी कंस्ट्रक्ट करने के क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम इसमें अलॉट नहीं करूंगा। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड होता है और फैमिली बजट मेथड होता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड किसके जैसा होता है, बिल्कुल लास्ट ईयर के जैसा होता है। अच्छे फॉर्मूला भी देख लो, उसमें के वेट दिए, क्वांटिटी के वेट दिए, वो भी बेस ईयर क्वांटिटी के तो आएंगे बिकॉज़ प्राइस निकाल रहे हैं। क्वांटिटी के कौन सी क्वांटिटी का, बेस ईयर की क्वांटिटी का बच्चों यहाँ आ रहा है, वेट आ रहा है, और ये बिल्कुल किसके जैसा है, लास्ट ईयर के जैसा है। फैमिली बजट मेथड किसके जैसा है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के जैसा है। किसके जैसा बोलो, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड जैसा है। ठीक है ना। इसको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड भी बोलते हैं, इसको मेथड को। ये देखो, ये इसका क्वेश्चन क्या था, हमने क्वेश्चन नंबर 11 12, यानी कि जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस मेथड होता है वो तीन जगह काम में आता है। एक तो अपने आप में खुद क्या बोल के, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। दूसरा, अगर अपने को सीपीआई निकालने कौन से मेथड से, फैमिली बजट मेथड, कौन से, सीपीआई को कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। तो पहला
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड वो तो किसके जैसा है, लास्ट ईयर के जैसा है ना। देखो लास्ट ईयर का मेथड भी तीन जगह पे चल रहा है, एक क्वांटिटी में चल रहा है, एक प्राइस में चल रहा है, एक सीपीआई को निकालने के लिए जो कौन सा मेथड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी तीन जगह चल रहा है, एक तो खुद बोल करके, दूसरा किसमें सीपीआई के फैमिली बजट मेथड में, दूसरा इंडस्ट्रियल इंडेक्स में, वहां पे हल्का सा मॉडिफिकेशन रहता है। ये तो इधर तो जब हम क्या निकालते हैं, सीपीआई निकालते हैं किससे, फैमिली बजट मेथड से, तो उसमें तो एग्जैक्टली सेम रहता है, वेट भी अपने को वैसे निकालने होंगे जैसे निकालते हैं हम, लेकिन उधर क्या होगा, बस वो वेट दिख रखेगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वो हम आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 हमने इसके लिए किए थे बच्चों। फिर बात करते हैं कि इसकी यूजेस ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, कि प्राइस इंडेक्स नंबर को हम कहां पे यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, फाइल में काम करते हैं, चैप्टर पढ़ लिया लेकिन लगाएंगे कहां, इसको चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। तो बच्चों बहुत तेजी स्पीड के साथ बताता हूं। एक तो वेज नेगोशिएशन आप इनसे कर सकते हो, वेज पॉलिसी फॉर्म कर सकते हो, पॉलिसी फ्रेम कर सकते हो, रेंट को कंट्रोल कर सकते हो, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी बना सकती है, और कोई भी जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ और फ्रेम कर सकती है। गवर्नमेंट और बिजनेस यूनिट को प्राइस इंडेक्स नंबर से पता चल जाता है कि डीए कितना सेट करना है, और अगर एम्प्लॉइज को बोनस देनी है तो कितनी देनी है, ताकि हम उसे कॉम्पनसेट कर सके, इसके इंपैक्ट को न्यूट्रल कर सके, इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को न्यूट्रल कर सके। और सीपीआई को बच्चे लोगों यूज भी किया जाता है किसको मेजर करने के लिए, परचेजिंग पावर को मेजर करने के लिए। सारे बच्चों को पता है कि परचेजिंग पावर को निकालते हैं 1 अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय 100। बहुत ज्यादा नहीं तो समझाऊंगा, आज तो केवल बोल ही रहा हूं, मेरी बातें केवल उसी समझ में आएगी जिसने वो चैप्टर पढ़ा है। जो पहली बार ये देखेगा या सुन रहा होगा तो मेरी बातें कुछ भी नहीं आएगी। अभी मैं जो बोल रहा हूं उससे करने लगेगा। 1 रुपया अपने आप में कितना है, तो 100 कितना होगा, वही परचेजिंग पावर बताती है, 1 अपॉन सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। एक क्वेश्चन हमने 110 वाला सॉल्व किया था, ऐसे में से लड़ना मत कि वहां पे 110 क्या बिकॉज़ क्वेश्चन ने हो के सामने से बोला है। देखो ना क्वेश्चन नंबर 13। तो अभी देखो मैंने इसमें एग्जांपल भी बताया कि अगर 1 रुपए की आपको वैल्यू निकालनी हो, उसकी परचेजिंग पावर निकालनी हो, ये कितना हो गया होगा 100 से 125, तो वो कितना रह गया, 1 रुपए की कीमत आज के दौर में 80 पैसे रह गई, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये हो गया ना कंज्यूमर सॉरी जो प्राइस इंडेक्स इसकी हेल्प से आप रियल वेजेस भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर हमने 13 में रियल वेजेस कैसे निकालने का अपने को, अरे बेटा जो पीपी है परचेजिंग पावर है, उसमें जो मनी वेजेस है, जो एक्चुअल में आपको वेजेस मिल रही है, उस मल्टीप्लाई, नहीं बेटा जब 1 रुपए पे निकाल सकते हैं तो जितनी वो मनी वेजेस बताएगा मल्टीप्लाई करके उसकी भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है मनी वेजेस अपॉन सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। या आप उसे ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि 1 अपॉन सीपीआई इनटू 100 होता है पीपी, तो पीपी की मल्टीप्लाई किस पे कर लो, मनी वेजेस में कर लो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, रियल वेजेस निकल जाएगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मार्केट को एनालाइज करने में, किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस करने के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जहां पे आप ट्रेंड बता सकते हो कि भाई इस गुड की मार्केट में क्या क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों एक बार वापस से नजर डालना, कल हमने सॉल्व किया था, बहुत अच्छा ना, सिद्धि सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जब हम क्वांटिटी में क्या करते हैं, क्वांटिटी में चेंज को मेजर करते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती है उनका इकट्ठा, तो उसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर स्पेसिफाइड और मेजर द चेंजेस ऑफ अ पर्टिकुलर industry, whereas index of industrial production measures the change in the level of production of more than one industry. That is, we can say that two or more than two industries are combinedly analyzed. That is, the level of production is to be analyzed. Then we have to of इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कोई लिखा है यहाँ पे कि जब हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लेवल को क्या करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पे एबीसीडी कमोडिटी नहीं होती, एबीसीडी अलग अलग सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है। और ये बिल्कुल बच्चों किसके जैसा होता है, ये किसके जैसा होता है, जो हमारा वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड होता है उसके जैसा होता है। बस यहाँ पे एक फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑलरेडी दिए हुए होते हैं, अपने को निकालने नहीं होते, ठीक है ना। और ये क्वांटिटी केवल क्वांटिटी के चेंज को मेजर करता है, ना कि वैल्यू के, बिकॉज़ वैल्यू तो P into Q करके आती है, ये तो केवल Q के चेंज को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है ना। ये उसका बच्चा फॉर्मेट था क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 हमने इसके लिए किया था। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर पे। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। जो क्वांटिटी बल्क में जिनकी डीलिंग हो रही है, जब हम चेंज को क्या करते हैं, वो रिटेल से नहीं करते, वो कैसे करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से। कौन कौन आइटम जिसमें डीलिंग होती है बल्क क्वांटिटी में, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना। तो ये चीजें क्या होती है कि होलसेल मार्केट एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, पिज्जा बर्गर नहीं लेते, उनकी होलसेल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है, ये इंडिकेटर होता है किसका, इन्फ्लेशन का, किसी देश के अंदर कितनी इन्फ्लेशन आ रही है वो इससे पता चलती है। रिटेल प्राइस से कभी भी इन्फ्लेशन नहीं पता चलती, इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कितनी बढ़ गई, से यस और नो। अगर इन्फ्लेशन को पता लगाना है वो पता चलता है किससे, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से। नमन भैया ये बार बार आप एक शब्द का जिक्र कर रहे हो, इन्फ्लेशन, कॉन्टिन्यूअसली, है ना, कॉन्टिन्यूअसली एक ड्रामेटिक चेंजेस होता रहता है प्राइस में, कॉन्टिन्यूअसली परसिस्टेंट चेंज होता रहता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो एक मार्जिनल चेंज को, छोटा मोटा चेंज को प्राइस में तो इन्फ्लेशन नहीं बोलते, जब कॉन्टिन्यूअसली प्राइस बढ़े ही जा रही हो तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। नमन भैया इनका यूजेस क्या होता है बताया था ऑलरेडी, वापस से क्या टॉपिक बोल करके वापस से इन्होंने डाला था, मैंने डाल दिया, दोबारा से पढ़ा देता हूं, कोई बात पढ़ा के ये किसमें हेल्प करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, ऊपर देख ही चुके हैं वहां पे। ये इकोनॉमी बैरोमीटर होता है, सबसे शुरू में देख चुके हैं हम, ठीक है ना, बिकॉज इकोनॉमी के पल्स को क्या करता है, मेजर करता है। ये क्या करने में, स्टडी करने में, चीजों की स्टडी करने में और चीजों को फोरकास्ट करने में। फोरकास्ट समझते हो, सिंपल प्रिडिक्शन नहीं होती, जब प्रिडिक्शन कैलकुलेशन के साथ की जाती है उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। तो आने वाला ट्रेंड क्या होगा, आने वाले टाइम पे चीजें क्या हो सकती है, कितना चेंज हो सकता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसका एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, जिसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो फोरकास्टिंग में आती है। दूसरा, इससे हम क्या करते हैं, चेंजेस के जो चेंजेस हुए उनको मेजर करते हैं, तो कोई कहने की बात हुई। नेक्स्ट है इससे टीपी, परचेजिंग पावर को भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था अभी। इससे हम क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंट भी करके लेके आ सकते हैं, उसे बेस ईयर में खींच के भी लेके आ सकते हैं। कैसे हो लोग, जैसे आज जो 1 रुपया वो दिखने में 1 रुपया लग रहा है, लेकिन अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 125 हो गई तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, 80 पैसे है, तो उसे डिफरेंट करके लेके आए हैं, ठीक है ना। तो उसे वेरिएबल्स को डिफरेंट करने में भी हेल्प में आता है। इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों, लास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा बोलता हूं मैं। क्या लिमिटेशन, पहला पॉइंट क्या है, वो बोल रहा है ये रिलेटिव चेंज बताता है, वो भी बहुत सारी आइटम का, एक इंडिविजुअल का नहीं बताता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक में तो एक आइटम में चेंज है 10%, लेकिन इंडेक्स नंबर आपको शो कर रहा है कि 40% चेंज हुआ है, यानी कि 140 आया इंडेक्स नंबर। तो बताओ यहाँ पे वो जो 140 है वो इस पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें तो एवरेज निकाल के दे दिया, निकाल के दे दिया, तो एक तो इसकी ये लिमिटेशन है। और इससे रिलेट कर सकते हो आप, जो मैंने आपको मीन वाला एग्जांपल दिया था, वो नदी में एक बच्चा डूब गया था, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ये ना यहाँ पे परफेक्ट एक्यूरेसी की क्या रहती है, कमी रहती है। क्यों कमी रहती है परफेक्ट एक्यूरेसी की, बिकॉज हमने कमोडिटीज लेते हैं वो लिमिटेड लेते हैं, सारी कमोडिटीज तो लेते नहीं है। अब जब सारी कमोडिटीज लेनी तो, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनसे कि जिसके अंदर हमने उनका इंपैक्ट लिया नहीं, तो अपने आप में ये भी क्या है, गलत बात है। और तीसरा लास्ट है बच्चों, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करता है, इग्नोर करता है, ये केवल किसका जवाब देता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस का जवाब देता है, क्वालिटी का करता है, ठीक है ना। क्या पता जो चेंजेस आए हैं प्राइस में, क्या पता वो क्वालिटी की वजह से हो, लेकिन ये आप समझते हैं, ये दोनों इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये इंटरेस्ट रिजल्ट क्या हो जाता है, फिनिश होता है। तो आपको ये अच्छा लगा होगा, और वन गो में वापस से रिकॉल हो गई। मुझे पता है कि सुचित के हंसने का मतलब क्या है, लेकिन बाकी मेजोरिटी बच्चों को समझ में आया होगा, और ऐसी बात नहीं की थोड़ा बहुत तो कुछ। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं इसके टेस्ट में, ठीक।